Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, इसमें जो अंतर है यह है कि माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है। माता पिता के लक्षणों को उनके संतानों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता है और इसी लक्षण को या इसी गुण को आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी जीवधारियों में जो भी जीवधारी हो, जैसे जो कोई भी जीव होता है, मानव ही ले लिया जाए तो मानव के 2 आँख होते हैं, दो कान होते हैं, 2 हाथ होते हैं, यह एक प्रकार का उनका लक्षण है। वैसे ही अगर उनके संतान होंगे तो उनमें भी 2 ही आँख होगा, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। मतलब यह हुआ कि वो अपने माता पिता के जैसे ही बनता जाता है और अपने माता पिता के जैसे ही बनने की क्रिया जो होती है जीवों में, वही जो होता है आनुवंशिकता कहलाता है। और आनुवंशिकता के अध्ययन को ही हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। मतलब यह हो गया कि जितना भी हम लोग आनुवंशिकता पढ़ते हैं उसी को हम लोग आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स कहते हैं। और इस जेनेटिक्स के जो जनक होते हैं, जनक मतलब फादर जो होते हैं, उनके पिता, ग्रेगर जान मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले ग्रेगर जान मेंडल ही 1865 ईस्वी में, माना यह जाता है कि सबसे पहले ग्रेगर जान मेंडल ही 1865 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिए थे। और उन्होंने यह सिद्धांत एक अपने नोट्स में दिए। ग्रेगर जान मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रिया एक जो देश है, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया। आइए ये जानते हैं कि ग्रेगर जान मेंडल क्यों मटर के ही पौधे को चयन किए, क्यों कोई और दूसरा पौधा नहीं लिए। क्योंकि मटर का जो पौधा है, मीठा मटर, स्वीट पी, मीठा मटर कहा जाता है। इन्होंने इसको इसलिए आसानी से इसको हर मौसम में उगाया जा सकता है। दूसरा होता है कि इसको हम लोग कहीं भी उगा सकते हैं, आसानी से कहीं उगा सकते हैं, हर मौसम में उगाया जा सकता है। इसमें स्पष्ट रूप से पुष्प होते हैं, स्पष्ट रूप से बीज होते हैं और स्पष्ट रूप से बीज के रंग भी होते हैं। ये सारे जो लक्षण होते हैं, इसी लक्षणों के कारण मटर के पौधे को ही चुना गया। इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे को बागीचे में, गार्डन कहा जाता है, बागीचा, गार्डन मतलब बागीचा जो होता है, उनमें एक छोटा छोटा सा क्यारियां बनाई थे, अलग अलग छोटे छोटे क्यारियां, छोटा छोटा क्यारियां बनाए थे और उसमें मटर के पौधे को लगा दिए। और जब इनका पुष्प हुआ तो इस पौधे के पुष्प के साथ और इनका जो पुष्प हुआ तो इन पौधे के पुष्प के साथ कराते गए और इनका जो बीज बना उनको इन्होंने एकत्र कर लिया और जो भी उन्होंने परिणाम देखा था वो सारा परिणाम जो था एक नोट बनाए और एक डायरी बनाए और उसी डायरी में इन सारे परिणामों को लिखते गए। और यही उनकी डायरी जो थी इनके मर जाने के बाद प्रकाशित हुई और जब प्रकाशित हुई तो यही प्रकाश
जो प्रकाशित डायरी हुई उसको 3 वैज्ञानिकों ने पढ़ा। 3 वैज्ञानिक में शेरमार्क, कार्ल कोरेंस और ब्रीज थे। इन तीनों ने इसको जो प्रकाशित हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल का नोट्स, उनको इन्होंने पढ़ा और उसका निष्कर्षण निकाले और ये देखे कि आज जो हम खोज रहे हैं, आज जो हम सर्च कर रहे हैं, यह खोज आज से लगभग 30 वर्ष, कहीं 31 दिया रहा था स्पष्ट रूप से, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, लगभग 30 से 31 वर्ष पहले ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा खोज दिया गया था। इसलिए उनको पिता कहा जाता है। उन्होंने इसलिए पौधे को चयन किया, हर मौसम में उगा सकते हैं, आसानी से कहीं बागीचे गार्डन में उगा सकते हैं, इनमें स्पष्ट रूप से पुष्प होता है, स्पष्ट रूप से बीज होता है और बीज के अलग अलग रंग होते हैं। यह एक कारण था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर को ही चयन किया। दूसरा जो आता है, उन्होंने कौन कौन से और कितने लक्षण चयन किए थे। तो कभी भी किसी भी पौधे का या कोई भी जंतु का अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसका विपरीत लक्षण लिया जाता है। विपरीत का मतलब यह हो गया कि अगर कोई लक्षण अगर लंबा है तो हम क्रॉस कराएंगे तो इसका विपरीत वाला जो होगा वो बौना होगा। मतलब यह हो गया कि कभी भी जो लक्षण आपस में क्रॉस कराए जाते हैं एक दूसरे के विपरीत लक्षण लिया जाता है। मेंडल ने भी ऐसे ही लक्षण को चयन किया था। उन्होंने क्या किए, 2 मटर के पौधों के अलग अलग लक्षण को लिए। उसमें एक था बीज लिए थे, मटर का बीज। उसमें पहले वाला जो पौधा था और ये दूसरा वाला पौधा, देखो सब दिखाई दे रहा है कि ये आ रहा है, ये सब है, सब आ रहा है ना। ये मान लेते हैं कि पौधा दूसरा है। इन्होंने पहला लक्षण लिया पौधे का बीज, तो एक जो था लक्षण में ये विपरीत लक्षण लेते हैं। पौधा एक था जो लंबा था, मटर का ही पौधा था लेकिन यह लंबा था। लंबा मतलब इसका तना लंबा था। दूसरा जो था बौना था, जिसको ड्वार्फ कहा जाता है। ये भी मटर का ही पौधा था लेकिन इस पौधे की तना जो थी थोड़ा छोटा था, इसलिए इसको बौना कहा गया। तो यह एक विपरीत लक्षण हो गया। वैसे भी कभी भी क्रॉस कराया जाता है तो विपरीत ही लक्षण लिया जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी विपरीत लक्षण लिए थे। दूसरा था बीज का आकार। बीज का आकार, इसमें जो इसको हम लोग शुद्ध भी कह सकते हैं एक तरफ से, और इसको हम लोग अशुद्ध भी कह सकते हैं। इसमें जो था बीज के आकार में गोल था। बीज जो था मटर वो बिल्कुल गोल था। इसमें जो था झुर्रीदार था। झुर्रीदार का मतलब ये हो गया कि बीज जो होता है बीच में हल्का सा चपटा होता है, दबा हुआ होता है, जिसको हम लोग झुर्रीदार कहते हैं। और ये जो था बिल्कुल गोल था। तीसरा जो था बीज का रंग, इन्होंने बीज का रंग लिया। इसमें जो बीज का रंग था, जो गोल था वो बिल्कुल पीला था और जो झुर्रीदार था वो हरा था। मतलब जो भी बीज थोड़ा चपटे थे वो हरे रंग के थे, जो भी बीज गोल था वो पीले रंग का था। अब जो था बीज पत्र का रंग भी लिए थे।
लंबा गोल पीला फलिका का रंग लाल, फली का जो रंग होता है पीला और हरा होता है। बिल्कुल वैसे फली का आकार अगर हम देखें तो एक होता है फूला हुआ, एक होता है सिकुड़ा हुआ। मतलब यह मटर के पौधे का है, यह जो फली का आकार है सिकड़ी हुई है और यह जो आकार है फूला हुआ है। वैसे जो पुष्प का रंग होता है वो हमने यहाँ लिख दे रहे हैं। पुष्प का रंग जो होता है बैगनी या लाल भी इसको ले सकते हैं, कुछ लाल होता है कुछ बैगनी, और इसका विपरीत जो होता है सफेद, बैगनी सफेद। और अगला जो होता है पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर जो होता है, पुष्प की स्थिति अक्षी होता है और अंत होता है, टर्मिनल होता है, एक्सिस होता है। आइए हम लोग समझते हैं कि क्या टर्मिनल होता है, क्या अक्षी होता है, क्या एक्सिस होता है। यहाँ पर जानते हैं यह मटर का पौधा है, यह मटर के पौधे का अंत वाला भाग है। अगर फल जो है या पुष्प जो है यहाँ लगता है बिल्कुल सिरे पर, अंतिम सिरे पे लगता है, तो ये जो होता है अंत्य होता है। जो पौधा जो पौधे का सबसे अंतिम छोर होता है वहाँ अगर फल लगे या पुष्प लगे तो उसको अंत्य कहते हैं। अगर यही पौधे के पत्तियों के पास से फल लगता है तो इसको हम लोग अक्षी कहते हैं। यहाँ से पुष्प निकल जाता है, यहाँ से फल लगने लगता है मटर में, तो ऐसे स्थिति को अक्षी कहा जाता है। अगर यह पौधा या पुष्प ये जो है अगर ऊपर बिल्कुल पौधे के ऊपरी सिरे पर लगे तो इस स्थिति को, इस पोजीशन को जो हम लोग कहते हैं अंत्य, टर्मिनल कहते हैं। अगर यह पत्तियां जहां से निकली होती हैं, पत्तियों के पास से निकले, तो ये जो होता है एक्सियल होता है, अक्षीय होता है। तो ये जो था 7 जो लक्षण था मटर के पौधे का, ये मेंडल के द्वारा लिया गया। एक बार और हम लोग दोहरा लेते हैं कि 7 कौन कौन से कैरेक्टर जो थे मेंडल के द्वारा लिए गए थे। पहला जो कैरेक्टर लिया गया, पौधे की तने की लंबाई लिया गया, जिसमें एक पौधे की तना लंबा था जिसको हम लोग शुद्ध कह सकते थे। दूसरा जो था बौना था। दूसरा लक्षण लिया गया बीज का आकार, एक बीज गोल था, एक बीज पिचका हुआ था या झुर्रीदार था। तीसरा लेते हैं बीज का रंग, तो बीज का रंग पीला था, दूसरा वाला जो बीज था उसका रंग हरा था। चौथा लेते हैं फली का रंग, तो फली का रंग मतलब जो बीज के दाने होते हैं उनका रंग, मतलब बीज का और फली का रंग में यह अंतर है। ये होता है बीज जो बिल्कुल गोल होता है, इस बीज का रंग लिया गया है, और ये होता है फली, ये जो यहाँ बनाया गया है यह फली है। यह भी अलग अलग रंग का होता है। शुद्ध वाला जो होता है वह पीला होता है और दूसरा वाला जो होता है वह हरा होता है। तो यह फली है और यह बीज है। इसमें फली का रंग जो होता है पीला होता है, हरा होता है बिल्कुल बीज के रंग के जैसे। और फली का आकार जो होता है, हमने अभी यहाँ बताया कि फली का 2 अलग अलग आकार होता है, एक फूला हुआ होता है और एक सिकुड़ा हुआ होता है। अगला जो लिया गया पुष्प का रंग लिया गया, तो पुष्प का रंग जो होता है यह भी 2 प्रकार के पुष्प के रंग होते हैं। एक वायलेट होता है बैगनी, और जो दूसरा पुष्प होता है वह सफेद होता है। तो 2 रंग के होते, एक वायलेट, इसको लाल भी कहीं कहीं दिखाया जाता है, अलग अलग बुकों में कहीं लाल दिया रहता है, तो यह एक बैगनी या लाल होता है, और इसका विपरीत वाला जो होता है सफेद होता है। अंतिम जो 7वां लक्षण होता है पौधे का, तो वह पुष्प की स्थिति बताती है कि यह पुष्प जो है या इस फल का स्थिति, पुष्प लिखे या फल लिखे दोनों एक ही होता है, क्योंकि पुष्प से ही फल बनता है। तो अगर फल
बिल्कुल इस पौधे के अंतिम छोर जो होता है या अंतिम सिरा जो होता है उस पे पुष्प या फल लगे तो उसको अंत्य कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। अगर यही उनकी पत्तियों के बगल से निकलकर फल लगे या फूल लगे तो उस स्थिति को हम लोग अक्षी कहते हैं। तो ये था मेंडल द्वारा पौधे के 7 चुने गए लक्षण और ये जो थे उनके विपरीत लक्षण थे। अब आइए कुछ मेन पॉइंट जो होते हैं जिसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद से मेंडल के क्रॉस समझेंगे कि मेंडल के क्रॉस क्या होते हैं और कैसे क्रॉस कराया जाता है। तो इसमें हम लोग अगली हेडिंग जो सबसे जरूरी है समझना, जब हम लोग ये समझ जाएंगे तो मेंडल के कुछ क्रॉस है समझ में आ जाएगा। एक होता है समयुग्मी, समयुग्मी, दूसरा होता है विषमयुग्मी, इसको हम लोग अंग्रेजी में होमोजाइगस, होमोजाइगस और दूसरे को हेट्रोजाइगस जो है हेट्रोजाइगस। आइए हम जानते हैं कि होमोजाइगस किसे कहते हैं, हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं। होमोजाइगस में यह होता है कि जो भी लक्षण होते हैं वह प्रभावी होंगे और समान होंगे, और एक जो होता है अप्रभावी होंगे और विपरीत होंगे। मीन्स यह हो गया कि अगर मेंडल कभी भी लक्षण लेते हैं, हमने अभी यह पहले ऊपर बताया है कि कभी भी क्रॉस कराया जाता है, संकर कराया जाता है तो 2 लक्षण लिया जाता है। 2 लक्षण मतलब यह होगा कि एक ही लक्षण लेंगे तो उसका विपरीत लक्षण लेना पड़ता है। अगर हमने इन 7 में से कोई एक लिया, जैसे तने की लंबाई, तो इसमें 2 लक्षण ये होते हैं कि एक तना लंबा होता है और उसका विपरीत वाला जो लक्षण होता है वह तना बौना होता है। तो यह इसको हम लोग 2 अलग अलग लक्षण नहीं कह सकते हैं। ये 2 अलग अलग लक्षण इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक ही पौधे का लक्षण हो जाता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि एक लक्षण लेते हैं और वो लक्षण है तने की लंबाई। तने की लंबाई, तने की लंबाई में यह विपरीत लक्षण हो जाते हैं, एक लंबा वाला और एक बौना वाला। तो समयुग्मी में यह कहा जाता है कि अगर जो भी जीन होते हैं केवल लंबे वाला का हो, एक ही हो, शुद्ध हो, उसको हम लोग होमोजाइगस। अगर दूसरा वाला जो होता है हेट्रोजाइगस में कहा जाए तो इसमें जीन अलग अलग हो। मतलब ये हो गया कि आधे जो जीन हो लंबे वाले को और आधे जो जीन हो बौने वाले को, अगर इन दोनों के मिश्रण होते हैं तो इसको हम लोग विषमयुग्मी या हेट्रोजाइगस या अप्रभावी लक्षण भी कहते हैं। यह जानने से पहले कुछ हम लोग पॉइंट समझते हैं जिससे यह पूरा डिक्लियर हो जाएगा कि समयुग्मी क्या है और विषमयुग्मी क्या है। हमने पहले से ही एक लक्षण ले लिया है, तने की लंबाई। कुछ पॉइंट है जो नोटिस करना है। पहला ये है कि हमेशा प्रभावी लक्षण, हमेशा जो होता है प्रभावी लक्षण जब संकर कराया जाता है तो वह कैपिटल में लिखा जाता है। हमेशा प्रभावी लक्षण कैपिटल में लिखा जाता है और हमेशा अप्रभावी लक्षण स्मॉल लेटर में। प्रभावी हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और अप्रभावी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यह एक पॉइंट होती है। अब जब भी कहीं भी अगर कैपिटल लिखा गया होता है
तो उसका मतलब यह हो गया कि वह प्रभावी लक्षण है। और कहीं भी अगर स्मॉल लिखा गया है उसका मतलब यह हो गया कि वो अप्रभावी लक्षण है। अगर दोनों एक साथ हो, कैपिटल और स्मॉल, जैसे मान लें हम लोग तना होता है तो हमने पहला लिया था तने की लंबाई, लंबाई को अगर हम अंग्रेजी में कहें तो टाल कहा जाता है, तो हमने कैपिटल टी ले लिया। अगर कैपिटल लिया तो यह मतलब प्रभावी है और शुद्ध है, और इसका विपरीत हम लेंगे तो स्मॉल लेंगे, यह अप्रभावी हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा। अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे शुद्ध है और कैसे अशुद्ध है। पहले हम लोग समझते हैं कि प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। हमने यह कहा कि जब भी कैपिटल में लिया जाएगा वो प्रभावी होगा, जब भी स्मॉल में लिया जाएगा वो अप्रभावी होगा। तो मेंडल का एक जो लक्षण था तने की लंबाई, उसमें हमने पहला ले लिया कैपिटल टी, और इसमें ले लिया स्मॉल टी। यह जो टी है यह एक सांकेतिक है, यह एक कोड है, और अगर हम लोग रियल में इसका बीच का क्रॉस कराएं तो यह टी जो होता है जीन होते हैं, ये जो होते हैं जीन होते हैं। अब यह होता है क्रॉस कराने के तरीका कि पहले वाले कैपिटल टी के साथ दूसरे वाले स्मॉल कैपिटल टी के ऐसे मिलेप करते हैं तो एक हो जाता है कैपिटल टी और एक होता है स्मॉल टी। फिर वही पहले वाले को दूसरे वाले के स्मॉल टी के साथ करते हैं तो एक होता है कैपिटल टी, दूसरा होता है स्मॉल टी। फिर वैसे जो दूसरा वाला कैपिटल टी होता है उसको हम लोग लेते हैं तो यह भी वैसे बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस दूसरे वाले को इस दूसरे वाले से करते हैं तो फिर यह भी होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने पहले कहा कि ये जो है जीन है, ये जो है जीन है। अगर यह देखें तो एक टी मतलब 50%, एक टी मतलब 50%। ये 50-50% जो जीन होते हैं यहाँ भी 50% अपने तरफ से मान लिया जाता है केवल समझने के लिए। अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों 100% हैं और दोनों कैपिटल ही हैं, इसलिए ये शुद्ध है। दोनों कैपिटल है इसलिए यह शुद्ध है। यहाँ पे दोनों स्मॉल है इसलिए यह अशुद्ध है। दोनों स्मॉल है इसलिए यह संकर नहीं बल्कि यह भी एक प्रकार के शुद्ध है। दोनों स्मॉल है ये भी एक प्रकार के शुद्ध है, लेकिन कब अशुद्ध हो जाते हैं यह हम बताते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं वह इनके अपेक्षा बेकार होते हैं, खराब लक्षण होते हैं। मतलब यह पौधा लंबा होगा तो ये छोटा होता है, इसलिए ये खराब लक्षण वाले पौधे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग अशुद्ध मान लेते हैं। लेकिन केवल अगर स्मॉल टी है मतलब इसका जीन जो है शुद्ध है, यह इसमें किसी दूसरे का जीन मिलाया हुआ नहीं है, इसमें भी किसी दूसरे का जीन मिलाया हुआ नहीं है। लेकिन इनसे जो बीज बने हैं, ये जो 4 इनसे बीज बने हैं, इनमें देखा जाए तो आधा 50% स्मॉल टी का है और 50% कैपिटल टी का है। तो ये दोनों का जीन मिल गया, इसलिए ये जो जीन होते हैं दोनों का मिल जाता है तो ये जो हो जाते हैं संकर हो जाते हैं। संकर का मतलब होता है मेल। मेल का मतलब होता है अलग अलग लोग या अलग अलग कोई वस्तु को मिला दिया जाता है और एक नया वस्तु बनता है, उसी को संकर कहा जाता है। तो इसमें एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, मतलब ये हो गया आधा जीन जो है शुद्ध है और आधा जीन अशुद्ध है। परंतु इसमें बात यह होती है कि जो शुद्ध वाला है वो प्रभावी है और जो अशुद्ध वाला है वो अप्रभावी होता है। तो कभी भी क्रॉस कराया जाता है, चाहे कोई जंतु हो या कोई पौधा हो, तो उसमें अगर शुद्ध लक्षण प्रभावी होते हैं तो वही दिखते हैं, वही दिखते हैं। मतलब यह हो गया कि अगर यह बीज देखा जाए तो सभी बीज लंबे, सभी बीज गोल होंगे।
अगर हम बीज देखें तो सभी बीज गोल गोल होंगे। क्योंकि हम लोग इनका पहला जो लक्षण लिए थे, लंबाई लिए थे तने की, तो सारे के सारे पौधे लंबे होंगे। इसलिए लंबे होंगे क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण टी भी है। तो जब भी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, याद रखिएगा कि जब भी प्रभावी लक्षण कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको हम लोग प्रभावी कहते हैं और इसको अप्रभावी कहते हैं। जब भी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक साथ होते हैं तो उसमें जो दिखता है, मतलब जो हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखता है। अप्रभावी लक्षण उसमें छुपा रहता है, नहीं दिखता है। मीन्स यह हो गया कि हमने प्रभावी लक्षण में तने की लंबाई लिए थे कि यह लंबा तना है, और अप्रभावी में छोटा तना लिए थे। तो इनसे हमने क्रॉस कराया तो पौधा जो बना उसमें कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, दोनों एक साथ है। इसलिए प्रभावी का ही लक्षण दिखेगा, मतलब सारे पौधे लंबे होंगे, ना कि बौने होंगे। इसलिए लंबे होंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। अगर कैपिटल टी नहीं होता तो ये पौधे शायद बौने होते, लेकिन कैपिटल टी है इसलिए ये लंबे हैं। लेकिन यह संकर है, इसको हम लोग शुद्ध नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनमें दोनों का जीन है। अगर दोनों का जीन है तो यह शुद्ध नहीं है। यह केवल अकेला जीन था, यह शुद्ध था। यह केवल अकेला जीन था, यह शुद्ध था, लेकिन इनके लक्षणों के कारण इसको अशुद्ध माना गया था, क्योंकि यह बेकार लक्षण थे, यह बढ़िया लक्षण थे। इसलिए तो ये होता है मेंडल का क्रॉस कराने का नियम, और इसको कहते हैं F1। F1 पीढ़ी कहा जाता है, या इसको P1 भी कहा जाता है, जनरेशन। या पहले संतान मान लिया जाए, या पहले पौधे के बीज बनते हैं, जो सभी बीज लंबे होते हैं। इनको हम लोग देख सकते हैं। इनको हम लोग देखेंगे तो पौधों को पता चलेगा कि देखने पे सारे पौधे लंबे हैं। अब देखते हैं तो लक्षण दो प्रकार से देखा जाता है। लक्षण जो देखने का तरीका होता है वो दो प्रकार से होता है, और क्या क्या होता है ये जानते हैं। एक जो होता है दृश्य रूपी होता है, और एक होता है जीन रूपी। इसको कहते हैं फिनोटाइप, और इसको कहते हैं जीनोटाइप। मीन्स यह हो गया, अगर हम केवल पौधे को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर यह बता दे कि यह लंबा है, इसका फूल बड़ा है, यह फूल इस रंग का है, तो वह होता है फिनोटाइप। मतलब केवल देखकर बताया गया। अगर देखकर कोई लक्षण न बताया जा सके कि यह ऐसे है या वैसे है, उसके जीन का, यह जो जीन है, हमने पहले लिखा कि यह जीन है, अगर उसके जीन को हम लोग देखकर बताएं कि यह अलग अलग जीन है, तो उसको बताने की जो तरीका होती है या देखने की जो तरीका होती है, उसको हम लोग कहते हैं। जीन को देखकर हम लोग पहचानते हैं कि यह कैपिटल टी का जीन है या स्मॉल टी का जीन है, तो इसको जीनोटाइप्स कहते हैं। और केवल देखकर पहचान लिया जाए पौधे को कि यह लंबा है, यह फला रंग का है, इसका फल बड़ा है, केवल देखने से पता चल जाए तो उसको दृश्य रूपी मतलब फिनोटाइप कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग F1 पीढ़ी में देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे फिनोटाइप रेशियो निकाला जाता है। फिनोटाइप हमने पहले कहा, फिनोटाइप का मतलब होता है दृश्य रूपी, और इससे पहले भी हमने बताया कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ हो तो केवल प्रभावी लक्षण ही दिखता है, अप्रभावी लक्षण छुपा रहता है। मीन्स यह हो गया कि कैपिटल टी एक प्रभावी लक्षण है, लंबा तना है, और स्मॉल टी एक अप्रभावी लक्षण है और यह बौना तना है। तो हमने कहा कि प्रभावी और ये अप्रभावी एक साथ हैं तो प्रभावी वाला दिखेगा। मीन्स यह हो गया कि केवल लंबा ही पौधा दिखेगा, बौना नहीं होगा। इस तरह से सारे पौधे में देखा जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी है। मीन्स यह हो गया, इसमें F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे, सभी लंबे होंगे।
केवल लंबे नहीं बल्कि संकर लंबे भी कह सकते हैं। सभी पौधे जो होंगे लंबे होंगे और वह संकर लंबे होंगे। संकर इसलिए होंगे क्योंकि जीन टाइप भी अगर हम लोग इसका निकाले तो वह संकर होगा। ये हो गया फिनोटाइप। अब हम लोग निकालते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में हम देखेंगे तो जीन का अध्ययन किया जाता है तो देखा जाता है कि 50% एक पौधे में 50% जो जीन होता है कैपिटल टी का होता है और 50% जो जीन होता है स्मॉल टी का। मतलब दो अलग अलग जीन है, अलग अलग जीन है लेकिन सभी पौधे में है। तो अगर एक पौधे में रहता तो केवल एक लिख लेते, क्योंकि सारे पौधे में है तो इसलिए हम एक रेशियो निकाल देते हैं। मतलब ये हो गया कि सारे के पौधों में जीन जो है समान है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी सब में है तो इसका रेशियो एक आता है। क्योंकि सारे लंबे हैं इसलिए इसमें कहा जाता है कि सभी पौधे संकर लंबे हो गए। तो ये जो था F1 पीढ़ी था। मेंडल ने बिल्कुल ऐसे ही पौधों में क्रॉस कराया और अपने नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही बनाए थे। और अगला जो आया फिर मेंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी में जो पौधे बने थे उनको उन्होंने आपस में क्रॉस करा दिया। मतलब ये हो गया कि ये दो पौधों को लेकर आपस में क्रॉस कराए तो क्या रिजल्ट आता है, क्या उसका परिणाम आता है, ये हम लोग देखते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए थे पौधा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब संकर पौधे, अब उन्होंने इनके बीच क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का तरीका हमने बताया है कि पहले वाले टी के साथ तो हो जाता है कैपिटल टी और कैपिटल टी, फिर पहले वाला टी दूसरे वाले टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें का जो दूसरा होता है ये दूसरे वाला टी पहले वाले टी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे वाला टी दूसरे वाले टी के साथ तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी दो हो जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग कुछ समय पीछे जाएंगे तो देखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यह प्रभावी लक्षण था और शुद्ध था, यह अप्रभावी था और अशुद्ध था, यही लिया गया था। अब इसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो में हमने बताया कि दो प्रकार की रेशियो निकाला जाता है, एक फिनोटाइप और दूसरा होता है जीनोटाइप। अब फिनोटाइप में हमने कहा था कि केवल देखकर बताया जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है। मतलब ये हो गया, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि तीन वो पौधे जो होंगे लंबे होंगे। देखने से ही पता चल जाएगा, पौधे देखने से, न कि इनको। पौधे देखने से पता चलता है कि जितने भी पौधे हैं उनमें से 3 हिस्से पौधे जो होंगे लंबे होंगे और एक हिस्सा पौधा जो होगा बौना होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमने पहले ही लिया था शुरू में कि स्मॉल टी जो होगा बौना पौधा लिए थे और कैपिटल टी वाला जो लिए थे लंबा लिए थे। चूंकि ये भी दोनों लंबे होंगे इसलिए लंबे होंगे क्योंकि इसमें कैपिटल टी है। हमने यह बताया कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक साथ रहे तो केवल प्रभावी लक्षण ही शो करता है, दिखता है, अप्रभावी लक्षण उसमें छुपा रहता है। इसलिए ये तीनों पौधे लंबे होंगे और यह एक पौधा बौना होगा। तो हम लोग फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो कहेंगे कि 3:1, 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा बौना होगा। अब बिल्कुल इसके विपरीत दूसरा है, उसको देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप में हम लोग जीन का अध्ययन करते हैं, देखकर नहीं बता सकते। पौधे का डीएनए लेंगे और डीएनए से उसके जीन को हम लोग देखेंगे। तो जब जीन देखते हैं पौधे का तब पता चलता है
कि एक जो है शुद्ध लंबा है, क्योंकि हमने पहले ही ऊपर लिया था कि प्रभावी और शुद्ध, तो यह शुद्ध लंबा है, एक है। दूसरा देखते हैं तो इसमें दोनों का है, तो हमने पहले ही लिखा था कि यह लंबे तो होंगे लेकिन इस लंबे को हम लोग संकर लंबे कहते हैं। तो दूसरा जो है, दूसरा और तीसरा दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसलिए ये दोनों जो होंगे 1:2 मतलब दो संकर लंबे होंगे, संकर लंबे। और ये जो होगा शुद्ध लंबा होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल टी नहीं है, केवल कैपिटल टी है। और अगला जो है यह शुद्ध बौना होगा, यह शुद्ध बौना होगा, क्योंकि इसमें भी किसी दूसरे टी का एंट्री नहीं है, इसमें भी किसी दूसरे टी का जीन नहीं है, बस स्मॉल ही है, तो यह शुद्ध बौना होगा। तो ये जो रेशियो आती है जीनोटाइप आती है, और ये जो रेशियो आती है फिनोटाइप। तो ये फिर हाँ, तो पौधे का भी डीएनए होता है। पौधे का डीएनए, हर जीव का डीएनए होता है। तो उसको किस तरह होता है? बिल्कुल वैसे ही होता है, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, वैसे नहीं देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसका डीएनए निकाला जाता है। हर जीवों का डीएनए मॉडल अलग अलग होता है। तो इसमें हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं, फिनोटाइप और ये जीनोटाइप, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड जनरेशन, F2 या P2 कह सकते हैं। ये सेकेंड जनरेशन होती है। अब जो अगला होगा, मेंडल ने पुनः क्या किया कि जो सेकेंड जनरेशन में पौधे प्राप्त हुए उनको उन्होंने लिया, और उनको लेकर उन्होंने फिर इनके बीच क्रॉस कराया। तो इनके बीच क्रॉस कराए तो उन्होंने देखा कि इनमें भी कुछ रेशियो जो थे परिवर्तित आए। तो इसमें यह हुआ, ये जो था शुद्ध लंबा था, ये अगर पौधे का बीज लगाया जाएगा, चूंकि यह शुद्ध लंबा है तो इससे पौधा शुद्ध लंबा ही होगा, क्योंकि इसके डीएनए में या इसके जीन में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यह पौधा शुद्ध लंबा हुआ। यह शुद्ध बौना था, इसको उन्होंने उगाया तो यह शुद्ध बौना ही हुआ, क्योंकि इसके भी जीन में कोई परिवर्तन नहीं था, तो यह भी शुद्ध बौना हुआ। अब बीच में जो दो बच गए थे उसमें से इन्होंने जब क्रॉस कराया तो वही रेशियो आया जो ऊपर वाला, यही दोनों क्रॉस कराया गया है, वही वाला आएगा कैपिटल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मीन्स यह हो गया कि अगली पीढ़ी में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो ये देखा कि दो रेशियो में जो थे शुद्ध लंबे थे, दो रेशियो में जो थे संकर लंबे थे, दो रेशियो में थे शुद्ध बौने थे। लेकिन उन्होंने केवल ऐसे समझने के लिए हम लोग दो रेशियो दो दिखा दिया, लेकिन उनमें रेशियो बड़ा आएगा, 27, 97, 8 का आ जाता है, इसमें पौधे ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए उससे ज़्यादा कराया नहीं जा सकता। तो समझने के लिए हम समझते हैं, केवल अगर जीनोटाइप देखेंगे और फिनोटाइप देखेंगे तो जीनोटाइप में यह दोनों शुद्ध लंबे हैं, तो यहाँ पे शुद्ध ले लिया दो रेशियो। ये दोनों संकर लंबे हैं तो इसमें हम लोग दो ले लिए, क्योंकि इसका भी एक स्मॉल टी कैपिटल टी, इसका भी स्मॉल टी कैपिटल टी, और यह इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी दोनों स्मॉल टी है, तो दो रेशियो ये हो गया। मतलब अगर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों निकाला जाए तो समान आ गया, दो रेशियो आ गया। और इससे आगे अगर क्रॉस कराया जाए तो क्रॉस तो होता है, लेकिन रेशियो निकालना जो होता है असंभव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो केवल इतना ही तक 2 जनरेशन तक बता दिया जाता है। यह जो था 2 जनरेशन के बाद से जो अगली जनरेशन थी वह 3 जनरेशन थी, 5वां जनरेशन 3, तीसरा जनरेशन था। इसमें यह देखा गया कि जो शुद्ध पौधे थे उससे शुद्ध पौधे बने, जो संकर पौधे थे उनसे यह हुआ कि कुछ शुद्ध बन गए, कुछ संकर बन गए और कुछ शुद्ध बौने बन गए, और जो शुद्ध बौना पहले से ही था वो शुद्ध बौना ही रह गया। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया था, पौधे का संकरण कराया, और ये सारी रिजल्ट जो थे, परिणाम जो थे आए थे। अब हम लोग आते हैं आगे की तरफ। तो ये मेंडल का जो था क्रॉस कराने का नियम जो था हमने बताया था, एक बार और पुनः इसको
जल्दी जल्दी में हम लोग रिपीट करा देते। आइए एक बार और हम लोग पुनः रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमने ये कहा था कि मेंडल ने जो क्रॉस कराया उनमें पौधे का एक लक्षण लिया था, या पौधे का लक्षण जो था, जो लक्षण था तने की लंबाई, तने की लंबाई लिया गया था। उसमें एक जो था लंबा था, तना जो था एक पौधे का लंबा था, दूसरे पौधे का जो था बौना था, मतलब छोटा था। कैपिटल वाले को हम हमेशा प्रभावी कहा जाता है, यह हमने बताया। स्मॉल वाले को हमेशा अप्रभावी कहा जाता है। कैपिटल वाले को हमेशा प्रभावी कहा जाता है और स्मॉल वाले को हमेशा अप्रभावी कहा जाता है। इसको शुद्ध कहा गया था, इसको अशुद्ध कहा गया था। और ये तरीका जो थी इसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड भी कहते हैं, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड एक गुणिक या एक संकरण कहा जाता है। मेंडल ने 3 प्रकार के नियम दिए थे, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। मतलब अगर एगो तुलनात्मक लक्षण, तुलनात्मक में यह हो गया कि एगो लंबा है एगो बौना है, के बीच अगर क्रॉस कराएंगे तो उसे मोनोहाइब्रिड। और दूगो तुलनात्मक लक्षण, पौधे का दूगो लक्षण ले लिया जाए, जैसे एगो लंबा, एक लंबा एक बौना, और दूगो एक और ले लिया जाए, इसका पुष्प का रंग ले लिया जाएगा, एक सफेद या एक बैगनी और एक सफेद ले लिया जाए, उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसको डाई हाइब्रिड कहा जाता है। और पौधे का अगर 3 गो लक्षण ले लिया जाए और उनके बीच क्रॉस कराया जाए उसे ट्राई हाइब्रिड कहा जाता है। तो इसमें हमने यह बताया कि जो कैपिटल टी है प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी है अप्रभावी लक्षण है। और इसमें क्रॉस कराने का हमने तरीका यह बताया कि पहला वाला जो कैपिटल टी है वो पहले वाले स्मॉल टी के साथ, और फिर पहला वाला जो कैपिटल टी है दूसरे वाले स्मॉल टी के साथ। तो ये ऐसे बनता है कैपिटल टी, स्मॉल टी और फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी। बिल्कुल वैसे हम लोग दूसरे वाले कैपिटल टी को पहले वाले कैपिटल टी के साथ, कैपिटल टी, स्मॉल टी, देन फिर से दूसरे वाले कैपिटल टी के साथ और स्मॉल टी के साथ, तो बन जाता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये जो होता है हमारा F1 जनरेशन होता है, पहली पीढ़ी होती है। तो इसमें हमने ऐसे हमने बताया था। फिर हमने लक्षण जो होता है उसका रेशियो निकालने के लिए बताया था कि 2 प्रकार की रेशियो निकाला जाता है। एक होता है जीनोटाइप, जीन रूपी, दूसरा होता है फिनोटाइप, जिसको हम लोग कहते हैं दृश्य रूपी। दृश्य मतलब देखना होता है, और देखना मतलब जो लक्षण केवल देखकर पहचान ले पौधों में कि यह ऐसा दिखता है, यह लंबा दिखता है, यह छोटा दिखता है, यह पुष्प पीला है, यह पुष्प हरा है, या यह पुष्प बैगनी रंग का है और यह सफ़ेद है, केवल देखकर पहचान ले तो उसको हम लोग दृश्य रूपी फिनोटाइप कहा जाता है। जिसको लक्षण या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम लोग देख कर नहीं बल्कि उनके जीन का अध्ययन करके हम लोग पता करते हैं, तो उसको हम लोग जीनोटाइप कहा जाता है। मीन्स यह हो गया कि अगर हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप को डिफिनीशन में बदलना होगा या डिफिनीशन इसका लिखना होगा, तो हम लोग पहले लिखते हैं जीनोटाइप में कि जीनोटाइप का अध्ययन हम लोग जीवों के या पौधों के जीन का अध्ययन करके पता लगाते हैं, जिसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप में यह कहा जाता है कि पौधे या जंतुओं के लक्षण केवल हम लोग देखकर पता लगा लें, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। मीन्स हमने ये बताया केवल देखकर पता लगाना फिनोटाइप। अगर देखकर पता न लग पाए तो उसके डीएनए का अध्ययन किया जाता है, जीन का अध्ययन किया जाता है, और जीन का अध्ययन किया जाएगा तो वो हो जाता है जीनोटाइप। तो इसमें हम लोग रेशियो निकालते हैं कि कौन जीनोटाइप रेशियो है और कौन फिनोटाइप रेशियो है, कितना कितना में है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में हमने ये बताया कि जीन का अध्ययन करके निकालते हैं। तो यह एक जीन जो है कैपिटल टी का है, एक स्मॉल टी का है। इसमें भी एक कैपिटल टी का है, एक स्मॉल टी का है।
इसमें भी कैपिटल टी का है, एक स्मॉल टी का है, बिल्कुल इसमें भी एक कैपिटल टी का है, एक स्मॉल टी का। मतलब अगर सभी में देखा जाए तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो एक एक का अंतर आता है, 1:1:1:1। मतलब ये हो गया कि सभी में एक लंबा वाला है एक बौना वाला है, तो एक लंबा वाला एक बौना वाला एक। ऐसे करके देखा जाए तो यह F1 पीढ़ी में आता है जीन का रेशियो, जीनोटाइप्स का 1:1:1। अगर फिनोटाइप्स का हम लोग रेशियो निकालें तो केवल देखकर पहचानना है। हमने यह भी बताया था कि अप्रभावी, यहां बता देते हैं, अप्रभावी और प्रभावी दोनों करेक्टर जो होता है एक साथ रहे। अगर डोमिनेंस करेक्टर, प्रभावी को हम लोग डोमिनेंस कहते हैं, डोमिनेंस, अंग्रेजी में इसको डोमिनेंस कहा जाता है, और अप्रभावी को रिसेसिव कहा जाता है। अगर डोमिनेंस करेक्टर और रिसेसिव करेक्टर दोनों एक साथ हो तो उसमें देखकर, अगर देखने वाला जो लक्षण होता है वो प्रभावी वाला होता है, डोमिनेंस करेक्टर। हमेशा डोमिनेंस करेक्टर ही दिखता है, शो करता है, और रिसेसिव करेक्टर उसमें नहीं दिखता है। अगर ये ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि अप्रभावी जो है दुर्बल है और ये जो है प्रभावी प्रबल है। मतलब यह मजबूत है, यह कमजोर है। अगर कमजोर और मजबूत दोनों एक साथ रहे तो मजबूत वाला कमजोर पर हमेशा हावी रहता है, इसलिए हमेशा मजबूत वाले का ही चलता है, कमजोर वाले का कुछ नहीं चलता है। मीन्स यह हो गया कि हमेशा प्रभावी ही दिखेगा, अप्रभावी नहीं दिखेगा, छिपा रहता है। वैसे यह होता है कि अगर हम लोग फिनोटाइप्स में निकालते हैं तो सब में देखते हैं कि प्रभावी वाला लक्षण है तो क्या होगा, सारे पौधे लंबे होंगे। तो हमने यह कह दिया कि सभी पौधे संकर लंबे होते हैं। सभी पौधे क्या हो जाएंगे, संकर लंबे हो जाएंगे। क्योंकि संकर इसलिए हो जाएंगे क्योंकि दोनों में देखा जाए तो जीन की मिलावट है, दोनों में जीन की मिलावट है, इसलिए यह संकर हो जाते हैं। तो ये था F1 जनरेशन में। फिर अगर F2 जनरेशन में देखा जाए तो F2 में इन्हीं के बीच क्रॉस करा दिया उन्होंने, इनके बीच क्रॉस कराया तो फिर यही रेशियो आया। ये था F2 पीढ़ी। यह जो है F2 पीढ़ी है। अगर हम इसमें फिनोटाइप रेशियो निकालें, फिनोटाइप मतलब देखकर, तो देखने पे ये पता चलता है कि तीन को जो पौधे होंगे लंबे होंगे। केवल देखकर कैसे लंबे हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में कैपिटल टी है। तो हमने यह कहा कि जो प्रभावी होगा, जो मजबूत होगा, वही दिखाता है अपना सब कुछ, और जो कमजोर होता है वह छुपा रहता है। तो इसमें ये स्मॉल टी जो होता है वह छुपा रहता है, इसलिए पौधे लंबे हो जाते हैं। तो तीन को जो होंगे पौधे लंबे हो जाते हैं, और एक पौधा है जो अकेले बचा है और इसमें कोई प्रबल जीन नहीं है, केवल अप्रबल है, तो इसलिए यह एक बौना ही रह जाता है। तो ये हो जाता है फिनोटाइप रेशियो 3:1। ऐसे हम लोग जीनों का निकालते हैं, जीन का, तो देखते हैं यह एक जो है शुद्ध है, इसमें किसी स्मॉल टी का एंट्री नहीं है, तो यह एक शुद्ध लंबा हो जाता है। और यह दोनों में देखा जाए तो इसमें स्मॉल टी भी है, कैपिटल टी है, तो ये दोनों जो होते हैं संकर लंबे हो जाते हैं। और एक लास्ट वाला देखा जाए तो केवल स्मॉल टी है, इसमें दूसरा कुछ नहीं है, कैपिटल टी नहीं है, इसलिए यह शुद्ध बौना हो जाता है। तो ये रेशियो निकल कर आ जाती है जीनोटाइप्स का 1:2:3। दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया जाता है, ज़्यादातर जैसे सिपाही हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, SSC GD हो, या SSC की कोई वैकेंसियाँ होती हैं, उनमें से ये कई बार उठाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे उठाया जाता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो क्या थे। ऐसे उठाया जाता है कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड एक गुणित संकरण के F2 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो क्या था। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में जीनोटाइप जो रेशियो होता है 1:1, मतलब 1:2:1,
फिर यही पूछ देता है कि मेंडल के मोनोहैबिट क्रॉस में F1 पीढ़ी में जीनोटाइप रेशियो क्या थे। तो हमने ये बताया कि F1 टाइप में सभी संकर लंबे हुए। फिनोटाइप में देखा जाए, जीनोटाइप में देखा जाए तो इस 1:1:1 हुए थे, और फिनोटाइप में देखा जाए तो सभी लंबे हुए थे। यह कंपटीशन में पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर जेनेटिक्स से बनता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रेशियो। उसके बाद से पूछा जाता है कि जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं। तो हमने अभी बताया कि जेनेटिक्स के पिता जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक पादरी थे, चर्च के पादरी को ही हम लोग प्रीस्ट भी कहते हैं। प्रीस्ट मतलब पादरी, अंग्रेजी में प्रीस्ट कहा जाता है। पादरी, प्रीस्ट और फादर सब एक ही होते हैं। यह पादरी थे और इन्होंने जो चर्च था उसके गार्डन में क्यारियां बनाए और क्यारियां बनाकर मटर के पौधे को चयन किए, उनके साथ लक्षण लिए और उन्हीं का अध्ययन किए। इनके देहांत या इनके मर जाने के बाद, इनके मर जाने के कुछ वर्षों बाद इनका जो डायरी था, इनका जो नोट्स था वह प्रकाशित हुआ। और जब प्रकाशित हुआ तो इन्हीं के डायरी को पढ़ने वाले 3 नवयुवक वैज्ञानिक थे जो आनुवंशिकी पे खोज कर रहे थे। उन्हीं समय उन तीनों को ये जो मेंडल का डायरी था, नोट्स था, वो उनको मिला। और मिला, उन्होंने क्या किया, मेंडल के नियम में कुछ सुधार किए और सुधार करके उन्होंने नए मेंडल के नियम को दे दिए, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। नववाद या नव डार्विनवाद भी, इसमें नव मेंडलवाद भी पढ़ा जाता है। उसमें थोड़ा थोड़ा सा सुधार किया गया है। क्या क्या सुधार किया गया है, या मेंडल का जो नियम है उन्होंने दिया। मेंडल ने कोई नियम नहीं दिए थे, मेंडल ने केवल क्रॉस करा दिए थे, बल्कि मेंडल के जो भी संकलन कराया गया था उसी में सुधार करके ये तीनों वैज्ञानिक शेरमार्क, ह्यूगो डी वेरिज और कार्ल कोरेंस, ये तीनों वैज्ञानिक ने उनके नियमों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करके मेंडल का नियम बनाए। तो ये था टोटल का टोटल आज का मेंडल्स। और इसमें कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। पूछा जाता है कि मेंडल द्वारा चयन किए गए पौधे का नाम बताइए। तो वह जो नाम दिया रहता है कंपटीशन में, मटर नहीं दिया रहेगा। ज़्यादातर जो कंपटीशन होते हैं उसमें मटर नहीं दिया रहता है। इसका वैज्ञानिक नेम दे देता है, बोटनिकल नेम दे देता है। बोटनिकल नेम दे देता है। बोटनिकल नेम में उसका पाइसम सेटाइवम होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में स्वीट पी भी कहते हैं, मीठा मटर। मीठा मटर का जो बोटनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइवम होता है। तो कंपटीशन में पाइसम सेटाइवम ही दिया रहेगा, और जहाँ भी पाइसम सेटाइवम रहेगा वही हम लोग का आंसर होता है। फिर जो अगला होता है, पूछा जाता है कि मेंडल ने जो ये अपना क्रॉस जो है, मेंडल का जो नियम है वह किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ, या मेंडल ने नियम कौन से दिए। हमने बार बार कहा है कि मेंडल ने नियम नहीं दिए। मेंडल के नोट्स को पढ़कर 3 वैज्ञानिक शेरमार्क, ह्यूगो डी वेरिज और कार्ल कोरेंस ने मेंडल का नियम दिए थे। मेंडल ने कोई नियम नहीं दिए, बस इन्होंने उनके नोट्स को पढ़े और इन्होंने उनका नियम दे दिया। तो ये टोटल आज था, और नेक्स्ट अगले दिन